ओके चलो देखो, तुम लोगों को ये पता चल गया है कि हम लोगों का जो तारामंडल है या कॉन्स्टेलेशन, व्हाट डज इट मीन बाय कॉन्स्टेलेशन? ग्रुप ऑफ स्टार्स which form a pattern is called constellation. देखो इस चीज को, ग्रुप ऑफ स्टार्स which, शाइनिंग में लिख लो, शाइनिंग स्टार्स which form, जो क्या बनाते हो, which form a pattern, जिनसे कोई पैटर्न बनता हो, उसे क्या कहेंगे? उसको कहेंगे तारामंडल। ठीक है? There are 12 types of constellations. निशांत जैन, कितने constellations बनते हैं बताओ? 12 types of constellations formed throughout the year, and the year based on it is called sidereal year, which forms a pattern is called constellations. ये ज़्यादा ही आवाज कर रहा है, सीधे उधर ही आवाज। Which this is called constellation. अच्छा बताइए, एग्जाम्पल इसका क्या है? कॉन्स्टेलेशन जैसे लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, वर्गो यानी कन्या राशि, और बताओ, स्कॉर्पियो, लिब्रा बोल दिया, स्कॉर्पियन का भी था। तुला, लिब्रा, स्कॉर्पियो, और कोई याद है? 12 एक्वेरियस, एक्वेरियस करके कुछ है, पिसेस, पिसेस यानी मत्स्य राशि, एरीज, और ये सारे होते हैं, चलो पूरे ही इन्होंने लिख डाले। एरिस मेष राशि, भेड़ा, टॉरस, वृषवाम। ठीक है? अब देखो, वृषवाम क्या होता है? बैल, और ये भेड़ होती है। अच्छा, ये जो 12 हैं, these 12 constellations make sidereal year. इनसे क्या मिलता है? सिडरल ईयर। The cycle of 12 constellation form sidereal year. और sidereal year कितने मिनट अहेड है? 20 मिनट्स लॉन्गर। ठीक है? sidereal year 11 तो एक और होगा। sidereal year is approximately equal to solar year. However, 20 minutes more, है ना? Sagittarius, इसी में लिख देना। उसका क्या मतलब होता है? धनु। हाँ, धनुष। So it is before 20 minutes more than solar year. और ये किसके द्वारा यूज होता है? It is used by astronomer. सर देन सोलर ईयर की जगह आपने ईयर लिखा है, देन ईयर। Than solar year. Solar year. It is used, क्योंकि एग्रीकल्चर उनका काम नहीं है, तो ये कौन इसे यूज करेंगे? एस्ट्रोनॉमर, एस्टर प्लस नॉमर। तुमको कल बताया था कि नहीं? नॉमर का मतलब सेलर, और एस्टर का मतलब स्टार्स, जो सितारों की सैर करें। एस्टर प्लस नॉमर, एस्टर और प्लस नॉमर। तो इस तरीके से स्टार और सेलर
जो सितारों की सैर करता हूँ। अब आगे की बात देखो। नाउ नेक्स्ट इज मीन सोलर डे का क्या मतलब होता है? मीन सोलर, यस, उससे तुम एक हाईएस्ट पोजीशन, जब शॉर्टेस्ट इमेज बनती है, शॉर्टेस्ट शेडो से अगले दिन की शॉर्टेस्ट, तो उसे एक दिन का सोलर डे कहेंगे। सम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ऑल सोलर डेज इन ए ईयर डिवाइडेड बाय 365 इज कॉल्ड मीन सोलर डे। रोज रोज का देखो, मान लीजिए इट इज सम ऑफ ड्यूरेशन of all solar days divided by 365। मेरा कहने का मतलब है कि मीन सोलर डे इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कहने का मतलब है कि एक दिन सूरज 24 घंटे के लिए, अगला टेबल देखो तो उसमें पता चल जाएगा आपको। मान लो आज तुमको दो शॉर्टेस्ट शेडो, जैसे तुम्हारी बुक में शेडो बनी हुई है, अगले दिन फिर से शॉर्टेस्ट आ जाए। एक दिन 24 घंटे की बनी, एक दिन कितने की बनी, 59 की बनी, एक दिन 58 की बनी, फिर अगले दिन 24 घंटे 1 मिनट की बनी। ऐसे करके कितने डेटा लेने पड़ेंगे? 365 डेटा लेने पड़ेंगे, और उनको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? 365 दिन के डेटा लो रोज, हर साल का रोज डेटा, और उसको किससे डिवाइड कर दो। जैसे तुम्हारे 5 सब्जेक्ट में मार्क है, किसी में 60 है, किसी में 70 है, किसी में 65 है, किसी में 80 है, और किसी में 62 है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो तुम्हारे एवरेज मार्क्स होते हैं। ये तुम लोग जानते हो कि नहीं? तो वैसे ही ये मीन मार्क्स है, वैसे ही मीन सोलर डे। 24 दिन में कितने कितने घंटे का हुआ? इट कम्स आउट 24 आवर्स से कितना आ जाएगा? 24। इस चीज को तुम्हारी बुक में यहाँ पर टेबल में दिखाया गया, टेबल बना हुआ ये। इसमें 2 ही चीजें हैं, लेकिन ऐसे में और भी तो कर सकते हैं। टेबल दिखी? अब आगे देखो, क्वेश्चन क्या दिखाया जा रहा है कि एक ये हमने आपको 11.8 फिगर देखो, इसमें क्या दिखाया गया है कि अर्थ के रोटेशन से क्या होता है? बोलो, डे। और मून के रोटेशन से क्या होता है? मंथ होता है। और अर्थ के सन के चारों तरफ रोटेशन से क्या होता है? ईयर। यही चीज यहाँ बताई गई है कि नहीं? आगे देखो, ल्यूनार कैलेंडर कल मैंने तुमको करा दिया था। जो 12 ल्यूनार साइकिल पर बेस्ड कैलेंडर होता है उसको ल्यूनार कैलेंडर कहते हैं, और वो कितने समय का होता है? सही है, 354 डेज का। ये कल हमने लिखाया था कि नहीं? चलो अगले पेज पे आ जाओ। 3 साल में एक। नाउ अब हम लोगों ने लीप ईयर के बारे में क्या पढ़ लिया? अगले पेज पे देखो, मैंने सब बता दिया है। जो 4 से डिवाइड हो या 400 से डिवाइड हो, वो सारे ईयर को क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। और अदरवाइज 1700, 1800 ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 400 से नहीं डिवाइड हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दैट आर हैविंग 28 डेज पर वीक। चलो अगले पेज इस पर आओ। पेज, हाँ सर आपने बोला कि वो 400 या 400 वो दोनों से होता है या एक से होता है? मेरा जैसे अगर आपके कंप्लीट नंबर्स हैं जो हंड्रेड्स हैं, उनको 400 से डिवाइड होना पड़ेगा आउट ऑफ। अदरवाइज जो छोटे डिजिट्स हैं जिनमें 2 0 आते हों, उनको 400 से ही डिवाइड होना पड़ेगा। जैसे 1700 है
तो क्या वो 20 आ रहा है, वो 400 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो इसमें फिर वो नहीं होगा, सही है। तो अगर जिसमें 10 हो या कुछ हो, ऐसे ही आ रहा है तो 4 से डिवाइड हो नॉर्मली। तो मेरा अब जरा देखो लीप ईयर के बारे में देखिए, लीप ईयर, ठीक है। द नंबर्स, द ईयर विच इज डिवाइडेड बाय 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। द ईयर विच इज डिवाइडेड बाय 4 इज कॉल्ड, और उसमें क्या होगा, लीप ईयर। इन सच ईयर्स फरवरी कितने समय की होगी? 28 फरवरी क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? 29 days. विल बी ऑफ 29 days, ऑफ 29 days. Otherwise 28. इतनी बात तो है ही है कि लीप ईयर जो लॉन्ग वर्ष है, लीप ईयर कठिन लगे तो लॉन्ग वर्ष लिख लो, ठीक है। अब जरा देखो, इनमें फरवरी 29 की होगी, और फिर इसके बाद आफ्टर एवरी 100 ईयर्स, ठीक है, जो 100 ईयर्स है, आफ्टर एवरी 100 ईयर्स, तो इट इज डिविजिबल बाय 4, इट इज कंसीडर्ड एज नॉन लीप ईयर, क्योंकि एक्सेस हो जाएगा ना समय। So after every 100 years, one day become excess, ज्यादा हो जाएगा। So सर मतलब वो मतलब 5 घंटे 48 मिनट और कुछ 46 सेकंड है, वो चीज जो है अब तुम 6 घंटा जोड़ोगे तो फिर बढ़ नहीं जाएगा 100 साल में, एक दिन बढ़ जाएगा। तुमको ये बताया था 365 डेज 5 hours. 5 आवर्स 48 मिनट, तो मुझे लगता है 46 सेकंड है। सेकंड। तो अब 6 घंटे के हिसाब से तुम जोड़ रहे हो तो बढ़ गया, तो एक दिन घटाना पड़ेगा, 1 डे एक्सेस। सो ईयर लाइक 1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? नॉन लीप ईयर्स, ठीक है। लेकिन जरा सोचो, एक दिन कम करने के चक्कर में वो भी अभी ठीक नहीं हुआ, 400 साल बाद फिर से एक दिन जोड़ना पड़ेगा, तब जाके सब सही होगा। ये ग्रिगोरियन नहीं किया, यानी मतलब 100 साल में 100 साल के बाद एक लीप स्किप होता है, और 400 साल के बाद फिर आ जाता है, ठीक है। दिस मेक्स 1 डे डेफिशिएंट आफ्टर एवरी 400 ईयर्स। हमने बढ़ गया था तो कम किया, लेकिन कम करने के चक्कर में फिर बढ़ गया। सो दिस मेक्स, इससे क्या होगा बोलो? 1 डे एक्सेस 100 साल में घटाने के चक्कर में 400 साल में अब फिर बढ़ गया, सही है। 1 डे क्या हो गया अद्रित? एक्स्ट्रा बढ़ गया। एक्सेस इन एवरी 400 ईयर्स, सो 1600, 2000, 2400 आर अगेन लीप ईयर। ये क्या कहलाएंगे? अगेन लीप ईयर। अगर मैं तुमसे कहूं कि सबसे छोटा ल्यूनार मंथ पर बेस्ड ल्यूनार कैलेंडर है कि सोलर कैलेंडर है कि सिडरल कैलेंडर, तो तुम क्या कहोगे? सोलर कैलेंडर और सिडरल कैलेंडर, तो तुम किसे सबसे छोटा कहोगे? इसमें 254 डेज हैं, और इस है ना, सॉरी 354 डेज हैं, और इसमें 365 डेज और 6 आवर्स की जगह 5 आवर्स, 48 मिनट और 46 सेकंड। 46 सेकंड
अच्छा इसमें क्या होगा बताओ जरा। 6 आवर 365 डेज 6 आवर 6 आवर 20 मिनट जोड़ दिया और जोड़ो 8 मिनट 40 और 46 सेकंड। तो इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये। कॉन्स्टेलेशंस में ज़ोडिएक साइन क्या कहलाते हैं? ज़ोडिएक साइन विच डिटरमाइंस विच आर यूज्ड बाय एस्ट्रोलॉजर्स। वो जो ज्योतिष है वो घूमते थोड़ी हैं जाके सितारों में, वो लॉजर हैं। तो एस्ट्रोलॉजर्स टू फोरकास्ट फ्यूचर। देखो इस तरीके से constellations, different patterns of constellations are used as, किसमें यूज किया जाता है? देखो इस चीज को now देखो डिफरेंट पैटर्न्स of constellations are used as zodiac sign। zodiac sign अगर आपसे कोई पूछे तो राशि कहते हैं, और राशि से जो आपका भाग्य बनता है उसको राशि फल कहते हैं। ठीक है, तुम्हारी राशि क्या है तो कहते हैं मैं मेष राशि का हूँ, मैं सिंह राशि का हूँ, मैं जेमिनी का हूँ। And astrologer uses to forecast future। किसके लिए इस्तेमाल होते हैं बोलो? forecast future। आगे देखो, अगले पेज पे आ जाओ। हमारे हिंदी मंथ्स में 12 महीने हैं, जो कौन कौन से हैं? जरा चेक करो। यस, इंडियन ल्यूनी सोलर कैलेंडर, ये सरकारी कैलेंडर है। इंडियन ल्यूनी सोलर कैलेंडर्स हैव 12 हिंदी मंथ्स। कौन कौन से मंथ्स हैं? हिंदी चैत्र से शुरू होता है। सबसे पहले कौन सा होता है? चैत्र। चैत्र में क्या होती है? 9th डेट को क्या होती है? रामनवमी। चैत्र महीने में आप लोग क्या करते हो? मंदिर में भंडारा खाने जाते हो। दैट इज रामनवमी का क्या मतलब है? तुम्हारे बुक में कैलेंडर बना है, जरा देखो इसमें चैत्र की जो 9वीं तिथि होगी उसमें राम जी का जन्म हुआ है। दैट इज बर्थ डेट ऑफ राम, बर्थ ऑफ रामा। चैत्र वैशाख। फिर दूसरा कौन सा होगा? वैशाख महीना, यानी अप्रैल के बाद मई पड़ेगा। फिर ज्येष्ठ, ध्यान दीजिए, ये अप्रैल में आएगा। ये किस में आता है? ये मई में आएगा। और ये जून। सर चैत्र जो है वो मार्च से अप्रैल चल मार्च और अप्रैल के बीच में आधा मार्च आधा अप्रैल लेगा मोस्टली ये। और वैशाख के महीने में भी धूप बहुत पड़ती है। लेकिन कभी तुमने ये गाना सुना है कि जेठ की दोपहरी में गर्मी लगे रे गर्मी? तो ज्येष्ठ यही है, इसी पर गाना बना। जेठ की दोपहरी का मतलब होता है कि सबसे गर्म दोपहर। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़। आषाढ़ का क्या मतलब होता है? आषाढ़। ठीक है, जून के बाद क्या आएगा? तो कहते हैं आषाढ़ की बारिश बहुत खतरनाक होती है, सबसे ज्यादा ये बारिश का महीना। ठीक है, और आषाढ़ बारिश एक बार हो गई तो क्या सब तरफ पानी, फिर उसके बाद भी बरसता रहता है। सावन। अगला कौन सा मंथ होगा? श्रावण या सावन। और फिर भाद्र पक्ष।
भाद्र पक्ष, भादों, इसे क्या कहते हैं? भादो, भादों। और इसको क्या कहते हैं? पक्ष, सावन। सावन, मेरे नैना सावन भादों, फिर भी मेरा मन प्यासा। यानी मेरे नैना बरस रहे हैं सावन और भादों के। नैना को इसको कहा गया, पर्सोनिफाई कर दिया गया, वैयक्तिकरण अलंकार। सावन भादों, अगस्त में आता है क्या? सावन भादों भी क्या है कि जुलाई के बाद सावन का महीना अगस्त में, और सावन का महीना आते ही बच्चों का चेहरा खिल जाता है, क्योंकि 5 छुट्टियां मिलती हैं। उसी में तुमको रक्षाबंधन की भी मिलेगी, जन्माष्टमी की भी मिलेगी, 15 अगस्त की भी मिलेगी, रमजान की भी मिलेगी। तो सबसे अच्छा महीना बच्चों के लिए खुशियों भरा होगा। फिर भाद्र पक्ष, सितंबर एक भी त्योहार लेके नहीं आता। ठीक है, भाद्र पक्ष। अगला देखो, अश्विन। अश्विन, ठीक है। इसको कुआर का भी महीना कहते हैं, कुआर। तो सावन भादों कुआर कार्तिक, कार्तिक का महीना आते ही लोग दीपावली के लिए घर में पुताई करवाने लगते हैं। अश्विन, कुआर, सावन भादो, अश्विन। अश्विन के बाद क्या है? चेक करो, कार्तिक या कुआर कार्तिक। नवंबर में आता है। कार्तिक का महीना सितंबर, अक्टूबर या नवंबर। नवंबर में दिवाली। शुरुआत में नवंबर में भी आ सकती है, या फिर अश्विन में भी दिवाली आ सकती है। तो इस कार्तिक मास की अमावस्या, न्यू मून के दिन दिवाली आती है, इसलिए लोग अपने घर को रोशन कर देते हैं राम की आवागमन के लिए, कि कहीं वो अयोध्या ना भूल जाएं। इसलिए घर को वो पुष्पक विमान से आ रहे होते हैं, तो घर को रोशन कर देते हैं। तो नवंबर में क्या आती है? कार्तिक मास की अमावस्या को बंद करना कि बढ़ाना है? हाँ? कुआर कार्तिक, कार्तिक में क्या पड़ती बोलो? दीपावली। फिर इसके बाद क्या होगा? मार्गशीर्ष या अग्रहण। मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष भी कहते हैं, अग्रहण भी कहते हैं, और अगहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगहन। तो कौन सा मंथ हुआ बोलो? दिसंबर। फिर उसके बाद पौष, माघ, फागुन। पौष, माघ, और उसके बाद पौष, माघ, फागुन, फाल्गुन, माघ लिखो। ठीक है, माघ का भी महीना होता है। जरा ध्यान दीजिए, फाल्गुन के महीने में होली पड़ती है, उसे फगुनिया कहते हैं। होली को क्या कहते हैं? फगुनिया। हम फगुनिया खेलने जा रहे हैं। ओके, जैसा हम लोग मतलब हिंदू में त्योहारों में बोलते हैं आपस में कि फगुनिया तुम खेल आए कि नहीं, तो ये है। और माघ का महीना फरवरी का होता है, और उसमें सरस्वती पूजा होती है, जिसमें पतझड़ के बाद क्या होता है, सब जगह नए फूल खिलते हैं, तो ये सरस्वती पूजा का समय होता है। ध्यान है आपको कि ऐसा कि फरवरी में की थी सरस्वती पूजा, अभी थोड़े दिन पहले हुई थी। और मार्च के महीने में आते ही आप लोग रंग हाथों में लगा लेना, ठीक है? और इसके जनवरी, तो कहते हैं कि अगहन और पूस की सर्दी और जेठ की दोपहरी से जो बच गया वो 1 साल जी गया। जेठ की दोपहरी से बच गया, और अगहन और पूस की सर्दी से। अगला देखो, तो दिस इज द कैलेंडर। हमारे कैलेंडर में ये शक ईरा चल रहा। कौन सा ईरा चल रहा? शक ईरा। तो दोनों अलग अलग चलते हैं। अगर उसमें 2025 चल रहा है तो उसमें 1947 चल रहा है। अलग अलग, क्योंकि वो जिस समय ओरिजिनेट हुए, जैसे हिजरी संवत अलग चलेगा जब पैगंबर मोहम्मद हुए थे,
इसी तरीके से शक ईरा विक्रम संवत के हिसाब से चलेगा, और ग्रिगोरियन कैलेंडर चर्च के हिसाब से चलेगा। जब ईसा मसीह आए थे, जीसस क्राइस्ट, तो जितने साल का होगा उसके हिसाब से चलेगा। क्या आप लोगों को मालूम है कि मेघनाथ साहा क्यों प्रसिद्ध हैं? मेघनाथ साहा, यस, दैट इज पायनियरिंग। ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं जिन्होंने तारों के बारे में ध्यान दिया, और साथ में दैट इज, इसके बाद ये चेयरपर्सन ऑफ कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी के सदस्य थे, क्योंकि एस्टर को देखते हुए इन्होंने देखा कि सिडरल ईयर क्या है, सोलर ईयर क्या है, ल्यूनार क्या है, ल्यूनार मंथ के हिसाब से जो ईयर बनता है, ल्यूनार कैलेंडर, तीनों को मैच करा, और फिर ये सरकारी कैलेंडर बनकर तैयार हुआ, जिसमें कि मेघनाथ साहा का बहुत बड़ा योगदान है। इनका चित्र दिया गया है। सो ही वाज, लिख लो, फेमस एस्ट्रोनॉमर। कुछ लोग टेलीस्कोप लेके ही एस्ट्रोनॉमर बन जाते हैं, कहते हैं हम तो टेलीस्कोप से ही सितारों की सैर करेंगे। जनरली यही चीज एस्ट्रोनॉमर होती है। कौन भला सितारों की सैर करता हो? ठीक है, वो स्पेस पर्सन्स होते हैं, लेकिन जो सितारों को देखते रहते हैं उनको ही एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। और ही हैज डन पायनियरिंग जॉब। ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन कैलेंडर कमेटी। सही है, लिखा है, देखो बुक में पढ़ लो। He was chairperson। किसके चेयरपर्सन थे बोलो? कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी। उन्होंने हमारे ल्यूनार कैलेंडर को मैच करा दिया सोलर कैलेंडर कमेटी। इतनी बात समझ में आ गई? आगे की बात समझो। क्या जो तुम्हारे फेस्टिवल्स हैं वो एस्ट्रोनॉमल फिनोमिना, सितारों से संबंधित हैं? आर फेस्टिवल्स रिलेटेड टू? जरा ऐसी चीज देखिए। सो आर फेस्टिवल रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। अगर मैं एस्ट्रोनॉमी कह रहा हूं तो आपको सभी चीजें ले लेनी चाहिए। देखो, उसमें आपको मून भी ले लेना चाहिए। वैसे तो सितारों की बात है, एस्टर लिखा है, एस्टर का मतलब स्टार है। बुद्ध पूर्णिमा, क्या तुमको नाम में नहीं लगता कि चांद जब फुल मून हो तभी बुद्ध पूर्णिमा हो, है ना? बुद्ध पूर्णिमा का क्या मतलब होता है? फुल मून। तो बुद्ध पूर्णिमा कम्स एट फुल मून। और जरा नाम पढ़ो सारे, ठीक है। और जब क्रिसेंट मून होता है तो रमजान होता है। अगर क्रिसेंट मून है, वो लोग ईद का चांद देखते हैं कि नहीं, तो उसको कहते हैं रमजान। उसके बाद वो बोल देते हैं जो उनके मौलवी लोग हैं कि रमजान शुरू हो गया है। और बुद्ध पूर्णिमा, फुल मून को क्या होता है? बुद्ध पूर्णिमा, न्यू मून ऑफ कार्तिक। अच्छा, इसी तरीके से अश्विन के 10th डे में क्या मनाया जाता है? दशहरा। तो वैसे तो दशहरा का नाम है कि जिसके 10 को हर लिया गया हो, 10 सर, लेकिन ये 10वीं तिथि को भी मनाया। अगर 10वीं तिथि को ये मनाया जाता है तो क्या आप मुझे बताएंगे कि राम जी को फिर वापस आने में कितने दिन लगे अगर वो कार्तिक मास की अमावस्या को पहुंचे? अश्विन में मनाया दशहरा और कार्तिक की अमावस्या को मनाया। तुमने क्या मनाया? दीपावली। तो 10 के बाद फिर कितने दिन लग जाएंगे? 22 दिन लगे थे उनको। फिर 10वीं के बाद पूर्णिमा आई, फिर 15 दिन और आए। समझ में आ गई? तो इस तरह से 22 दिन लगे। चलो, ईद उल फितर कब होगा बोलो? तो दैट इज एनी अकॉर्डिंग टू फेज ऑफ मून। कुछ ईद उल फितर तो ऐसा उनके में एक होता है जिसमें कि क्या होता है, वो बकरी काट कर खाते हैं। तो ईद उल फितर, उसको क्या कहते हैं? कि ईद उल फितर। तो उसको दैट इज
आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पे आइए। कुछ ऐसे भी त्योहार हैं जो सोलर ईयर पर मनाए जाते हैं। बोलो 14 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ये ल्यूनर ईयर पर, वो हमेशा फिक्स्ड है। सो सम इंडियन फेस्टिवल्स आर बेस्ड ऑन सोलर ईयर। वो कौन कौन से हैं? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को 14 जनवरी को, तो मैं जब से मेरा जन्म हुआ उसी दिन ही दही बड़े खाने को मिल रहे हैं। ठीक है, देखो इस चीज को। सम इंडियन फेस्टिवल्स आर बेस्ड ऑन सोलर कैलेंडर। एग्जाम्पल 14 जनवरी को क्या होगा? मकर संक्रांति। ये तो तुमको मालूम है ना कि उस दिन सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाता होगा। और ऐसे कोई हैं? वैसे तो इन्होंने लिखा है बैसाखी भी ऐसे ही मनाया जाता है। बैसाखी 13 अप्रैल को मनाई जाती है, मैं लिख देता हूँ। और उसी दिन जलियांवाला बाग का कांड हुआ। 13 अप्रैल को पंजाब में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है बैसाखी। तो अगर आप देखो तो अप्रैल मंथ कहाँ है? तो अप्रैल यहाँ है। ये वैशाख का महीना आधा अप्रैल में भी चलेगा। हिंदी इंग्लिश मंथ में आधा आधा रहता है ना, तो इसलिए बैसाखी, इसको पंजाबी लोग लोहड़ी भी कहते हैं। कभी लोहड़ी में मूंगफली और रेवड़ी खाई है आपने? तो खा लेना इस बार, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे सोलर बेस्ड हैं, ठीक है। जरा देखिए, तुम सोल्स्टाइसिस किसे कहते हो और इक्विनॉक्स किसे कहते हो? जरा मुझे बताओ। अभी तुम ही बता सकते हो। सोल्स्टाइसिस क्या होता है और इक्विनॉक्स क्या होता है? सर इक्विनॉक्स तो इक्वल नाइट होता है दिन और रात दोनों बराबर। और सोल्स्टाइसिस क्या होता है? बहुत अच्छा। जिस समय सन यहाँ पर रहेगा वो कितने मार्च है? बोलो। 21 मार्च। 21 मार्च। और ये 22 दिसंबर। यस सर। तो ये जो 22 दिसंबर है, जिस समय ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है, उसे सोल्स्टाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्स्टाइसिस। और ये क्या है? दैट इज, दिस इज सोल्स्टाइसिस। सोल्स्टाइसिस में अगर यहाँ पर आपने देख लिया तो इस समय की स्थिति में होगा सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात क्या होगी? लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। और वहाँ क्या होगा? लॉन्गेस्ट नाइट और शॉर्टेस्ट डे। सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट तो डे। लिखो इस चीज को, सोल्स्टाइसिस व्हेन द सन्स रे डायरेक्टली फॉल on Tropic of Cancer or Tropic of Capricorn, then it is called solstice. बुक में लिखा हुआ मिल रहा है solstices and equinox, पढ़ने में आ रहा है? When sun rays fall, मैं आपको पेज नंबर बता दूं, सबसे ऊपर ही देख लेना, चौथी पांचवी लाइन है, 184 पेज की बात कर रहा हूँ। पेज 184 अब कुछ दिखा? पांचवी लाइन में देखो, One sun rays fall And equinox. इसमें स्टेट पढ़ती हो बताओ? To Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. and Tropic of Capricorn. It is called solstices. ठीक है। It falls on 21st March or 22nd December. It falls on 21st March. That is longest day. A shortest night.
इसी समय में नॉर्वे में 6 महीने का दिन होता है, क्योंकि बेचारा नॉर्वे क्या करे, वहाँ तो रोशनी पड़ी है, ऊपर ही है बिल्कुल, वहाँ तो सूरज की रोशनी पड़ती है। और जब ये वाला पड़ेगा तो नॉर्वे में 6 महीने की रात। स्वीडन के ऊपर ही तो नॉर्वे है, यूरोप। एंड 22 दिसंबर शॉर्टेस्ट डे, लॉन्गेस्ट नाइट। इतनी बात समझ में आ गई? ये मुझे सर। बताओ। हाँ, सर ये 21 मार्च है ना? 21 मार्च। ये गलत है सर, ये जून है। यस सर जून। जून लिखो, मार्च का लिखो। सर 21 मार्च तो इक्विनॉक्स है। गलत लिखवाओगे तो गलत हो सर जाएगा। मैंने नहीं पढ़ा। और तो कहीं कोई गलत नहीं लिखा? नहीं सर, और सही है। सही है, बता दिया। 21 मार्च तो इक्विनॉक्स होता है। हाँ, अब इक्विनॉक्स देखो। 21 मार्च और 23 सितंबर। सही है। ये देखो, ये कौन सी डेट आएगी बताओ, जब सन रे सीधी इस पे पड़ रही है? जून से 21 पहले कौन मार्च। सी आएगी? 21 मार्च। मार्च। तो ये इक्विनॉक्स है, यानी नॉक्स का मतलब रात, दिन के बराबर है। और इधर बताओ, यहाँ जाने से पहले 23 क्या आएगा? सितंबर। तो वहाँ पर भी क्या सन रे सीधी पड़ेगी? यस सर। इक्वेटर पर, इक्वेटर पर सीधी पड़ेगी। इवन ये समझ में आ गई बात तुमको? यस सर, इक्वल डे और इक्वल नाइट। यस, इक्वेटर पर पड़ती है और इक्वेटर से गर्म जल धारा बहती है जिसका नाम है इक्वाडोर। अब हमें ज्यादा उससे लेना देना नहीं है। दिस इज 23 सितंबर। तो क्या लिखें? देयर आर सॉल्स्टिसेस। तुमको समझ में आ गया? यस सर। देयर आर 2 डेज ऑफ इक्विनॉक्स। वो कौन कौन से हैं? 21 मार्च, 23 सितंबर। मार्च 22 देयर आर 2 अरे दिसंबर नहीं, डेज ऑफ 22 इक्विनॉक्स। कौन कौन से हैं? 21 मार्च 23 and 23 September. On these days, इन दिनों में क्या पड़ता होगा? On these days, sun rays fall straight on equator. On these days, like sun straight. sun rays falls directly on equator. So days and night कैसी होंगी? आर इक्वल। ये दोनों इक्वल हो जाएंगी कि नहीं? इतनी बात तुमको श्रेया समझ में आ गई कि इस समय सन एग्जैक्टली कहाँ से राइज करेगा और कहाँ पर जाएगा। तो वो हम जानते हैं कि ईस्ट से निकल के वेस्ट जाएगा। तुम्हारे में एक डायग्राम पीछे बना हुआ है, जरा पीछे का एक डायग्राम देखो, जिसमें पेज नंबर 181 पे देखो, एग्जैक्टली सन ईस्ट से निकल के वेस्ट पे जा रहा है। दिखाई पड़ा? यस सर। और अगर उत्तरायण में है तो आप देख लीजिएगा कि उस समय जून में होगा। तो वो देखो सॉल्स्टाइस पहले ही लिख दिया उसमें सॉल्स्टाइस वर्ड देखो इधर इसमें देखो, एक और पेज निकालो। और ये क्या तुम्हें इस डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है कि वो एग्जैक्ट कहाँ से निकल रहा है? ईस्ट से निकलकर वेस्ट में जा रहा है। 181 पेज है। यस सर, ये इससे बात। और इसी में ऊपर सॉल्स्टाइस दिखाई पड़ रहा यस सर, ऊपर है। क्या 21 जून को सॉल्स्टाइस दिखाई पड़ रहा है, जिसमें वो उत्तरायण में है। और ऐसा भी तुमको दिखाई पड़ रहा है क्या कि दिसंबर सॉल्स्टाइस? यस सर। दिसंबर सॉल्स्टाइस में वो क्या साउथ में चला गया है? इट है, देखो नॉर्थ साउथ भी दिया है उसमें, पढ़ो जरा। यस सर। तो इसका क्या मतलब है? अभी हम लोगों ने पढ़ भी लिया। इस चीज को फिर से देखो। अर्थ को फ्लैट दिखाया गया, ऐसे फ्लैट है नहीं, लेकिन जहां पर आप खड़े हो वहां से तो इतनी बड़ी अर्थ है कि फ्लैट ही दिखेगी तुमको। बड़े मैदान पे खड़े हो, वो ना सोच रहे भी था ऐसी फ्लैट है।
बस लेकिन आप किसी जगह खड़े हो और किसी भी जगह खड़े हो गए अपने स्कूल के प्लेग्राउंड पे, तुमको इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है और इधर ईस्ट वेस्ट है, तो बताओ सन अगर ईस्ट से वेस्ट जाता हुआ एग्जैक्टली दिख जाए तुमको तो ये कौन सा डे है? और अगर यहां से जाता हुआ दिखे यहाँ तो क्या है? और अगर साउथ में, ये इसका जंक्शन है, अगर साउथ से निकले और साउथ में चला जाए तो क्या है? कौन सा सॉल्ट साइज है? अगर ये दक्षिण की तरफ निकल रहा है तो मेन पोल से इधर चला गया, एक मेन इधर, ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गया और ये साउथवर्ड शिफ्ट हो गया। ये क्या है? दिसंबर सॉल्स्टाइस। ये क्या है? जून सॉल्स्टाइस। ये है इक्विनॉक्स। सही है? ये चीज क्या कहलाएगी? इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स। और ये कौन सा है? क्योंकि ये आ गया नॉर्थ में, जून, तो जून सॉल्स्टाइस। देखो बुक में लिखा हुआ है सॉल्स्टाइस। और ये कौन सा है बोलो? दिसंबर सॉल्स्टाइस। सही है? तुमको ये बात पता चल गई या फिर से वापस आ जाओ? यानी ये सॉल्स्टाइस का मतलब तो तुमको पता चल चुका है। अगले पेज पे आइए। क्या तुमको ऐसा लगता है कि अगर हम जो लोग सिड्रल कैलेंडर मानते हैं, सिड्रल कैलेंडर के हिसाब से मकर संक्रांति 71 ईयर्स के बाद 15 जनवरी को पड़ेगी, क्योंकि 20-20 मिनट कितना होता है हर साल में पढ़ने में? 24 घंटे के लिए तो बहुत समय लग जाएगा। तो लिखा हुआ है कि सिड्रल कैलेंडर, जो लोग एस्ट्रोनॉमी को मानते हैं, तो इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं होगा। अच्छा, ऐसी चीज बताओ तुमको कि हमारे यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉमी सेंटर है। जरा तुम सिर्फ इतनी बात बताओ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से तुम क्या समझते हो प्रियांश, और पोलर सैटेलाइट से? ये तुम्हें बताओ। दो चीज बता दो, बाकी तुम आगे बताओ। बहुत छोटी चीज पूछे तुमसे, तो मुझे बताओ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से तुम क्या समझते हो? तुमने बहुत देखा है कि हमारे पास PSLV हैं, सैटेलाइट लॉन्चर्स व्हीकल्स हैं कि नहीं? तो उनसे कभी आर्यभट्ट छोड़ा जाता है, तो कभी कोई सैटेलाइट छोड़ा जाता है। ये सब सैटेलाइट जो इंडिया छोड़ती है उसको तुम नेचुरल सैटेलाइट कहते हो? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। द सैटेलाइट व्हिच आर लॉन्च्ड बाय इंडिया आर नोन एज। सैटेलाइट के बारे में सुनो, ठीक है? उन्हें उपग्रह कहते हैं। धरती एक ग्रह है, प्लैनेट। प्लैनेट कौन कौन सा है बोलो? जैसे अर्थ हो गया। और सैटेलाइट को किसी क्या कहेंगे? सैटेलाइट। सैटेलाइट हो गया मून, आर्यभट्ट। मून तो नेचुरल सैटेलाइट है। आर्यभट्ट 1 और भी छोड़े गए, अपोलो मिशन भी छोड़ा गया है। अपोलो। तो ये देखो मून नेचुरल सैटेलाइट है, और जबकि ये दोनों कौन से हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। ओके, इसे यदि तुम ग्रह कहते हो तो इसे क्या कहोगे? उपग्रह। और सन को क्या कहोगे? सन स्टार हो गया। स्टार क्या हो गया? सन। या अल्फा सेंचुरी जो आपके सबसे निकट का तारा है, वहां से रोशनी 4.5 साल में आप तक पहुंच जाती है। लाइट अपनी स्पीड से चले, इतनी फास्ट स्पीड है, तो भी 4.5 साल लग जाते हैं। यस, इसको कहते हैं नक्षत्र। क्या कहते हैं? नक्षत्र। नक्षत्र या तारा। नक्षत्र। नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में डायमंड मिलेगा, ठीक है? अब तुम्हें समझ में आ गया? जैसे तनिष्क है, कल्याण है, वैसे नक्षत्र डायमंड। अब ये देखो, तुम्हें तारा समझ में आ गया? मेरे कहने का मतलब है कि अगर कुछ ऐसे सैटेलाइट हैं कि जो भारत के ऊपर ही ऊपर चलेंगे, ये देखो
हमने सैटेलाइट छोड़ दिया, ये इंडिया है, तो इंडिया जब घूमेगी तो ये यहीं इसी के साथ साथ घूमेगी, तो उसका स्पीड बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड है। तो वो इंडिया की मैपिंग करेगा, और जब तुम यहाँ से फ़ोन करते हो मोबाइल अपनी मम्मी को, तो वो यहीं पर जाता है उसी सेटेलाइट पर, वहाँ से तुम्हारी मम्मी के पास चला जाता। हाँ, वो उस सेटेलाइट पर जाएगा 20,000 किलोमीटर, और उसके बाद वहाँ वो पहुँच जाएगा। ये सब लाइट की स्पीड से होता है। तुमको समझ में आ गई बात? तो जो कोई भी कंट्री छोड़ेगा तो क्या चाहेगा कि उसका सैटेलाइट उसका कंट्री के ऊपर से हट जाए, क्योंकि मैपिंग करेगा, उसी से सारा मोबाइल नेटवर्क चलेगा, और उस चीज़ को कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, विच रिमेन्स ओवर कंट्री एंड मूव्स अलोंग विद कंट्री। और कुछ होते हैं पोल से पोल चलते हैं, ये 20 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं। तो बोलो पूरे दिन में अगर वो कितने चक्कर लगा लेंगे तो पूरी धरती कवर कर लेंगे। तो वो पूरे विश्व की स्पाइंग करते हैं। हाँ, मतलब भारत ने पोलर सैटेलाइट भी छोड़ रखे हैं। एक होता है कि भारत के ऊपर ही चले, और एक पोलर सैटेलाइट है, यहाँ से चलेगा और यहाँ से चलेगा तो 20 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, तो सिर्फ इतना तो कवर करेगा, लेकिन फिर अगला चक्कर वो इधर लगाएगा तो इधर का कवर कर लेगा, फिर इधर लगाएगा, मतलब वो घूमता घूमता चलता। तो बताओ अगर घूमता घूमता चलेगा और पूरे दिन में वो ऐसे 70 चक्कर लगा दे तो क्या पूरी अर्थ कवर हो जाएगी? और फिर उसकी मैपिंग कर लेगा कि सब जगह क्या क्या हो रहा है। उसको स्पाइंग सैटेलाइट बच के किया था, क्योंकि अमेरिका ने भी स्पाइंग सैटेलाइट छोड़ा था। क्या तुम ये जानते हो सैटेलाइट के पीछे एक अपेगी एंड पेरिगी मोटर होती है? जब सैटेलाइट लॉन्च हो जाता है, सुनो ध्यान से, तो उसके पीछे की जो 2 मोटर्स होती हैं जो उसको ले जाती हैं, जिनमें प्रोपेलेंट चार्ज भरा होता है, बहुत सारा स्मोक रहता है, वो सब छोड़ दी जाती हैं। तो ऐसे होने से क्या स्पेस में बहुत सारा जंक इकट्ठा नहीं हो जाएगा? तो जंक इकट्ठा हो जाएगा तो क्या वो फिर किसी सैटेलाइट से टकरा नहीं जाएगा? तो इसलिए अमेरिका ने एक जंक ईटिंग सैटेलाइट छोड़ रखा है। तो कौन सा सैटेलाइट? जंक ईटिंग। वो इन सब कचरों को इकट्ठा करता है, और अमेरिका हर देश से सैटेलाइट का किराया लेता है मंथली। अमेरिका स्पेस का सरदार है। कहता है कि तुम्हारे, नहीं तो वो स्पेस का जैसे ट्रैफिक हवलदार है। कहता है तुम्हारे जंक ईटिंग सैटेलाइट को हम अपने अंदर डलवा रहे हैं, हम तुम्हारे लिए एक ट्रैफिक सेफ हेवन दे रहे हैं, हमको मंथली रेंट दो। तो इन सबका हमें रेंट देना पड़ता। समझ में आ गई बात कि नहीं? मंथली तो भेजते भी नहीं सकते। अब वो उसका सरदार बना बैठा है तो पैसा तो दोगे नहीं दिया तो मत दो, वो तुम्हारे ही उसको ईट कर जाएगा, तुम्हारे सैटेलाइट ही को ईट कर, सैटेलाइट ही खा जाएगा। अब ये देखो, जब इंडिया, तो इंडिया के ऊपर का जो सैटेलाइट है, द सैटेलाइट विच मूव्स अलोंग विद, ये सैटेलाइट है। अगर इंडिया एक चक्कर लगाएगी तो ये सैटेलाइट भी उसी के साथ एक चक्कर लगाएगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिटल ड्यूरेशन कितना होता है? बहुत अच्छा। ये सबसे ध्यान से सुनेंगे तो बताइए, वो कह रही 24 घंटे, क्योंकि अर्थ भी 24 घंटे में घूम रही है, तो उसको भी 24 घंटे में। ये बहुत ध्यान से सुनती है। मतलब देखो, जैसे ये अर्थ घूमी तो वो भी घूम रहा है। अर्थ कितनी देर में अपने ऑर्बिट घूमती है? 24 घंटे। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो तुम्हारी धरती के ऊपर ही है, और टिमटिमाता हुआ दिखेगा, चलता चलता भी फास्ट दिखेगा। तो व्हाट इज द ऑर्बिटल ड्यूरेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? 24 आवर्स। सही है। देखो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये क्या करते हैं? मूव along with country and always stays overhead. हमेशा भारत ने छोड़ा तो भारत के ऊपर रहेगा, दिल्ली के ऊपर ही रहेगा, and always stays overhead. It completes its one revolution. कितनी देर में पूरा करेगा? In 24 hours. इसका काम क्या है बताओ?
देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वर्ल्ड तुम देख पा रहे हो, जहां तुम देख पा रहे हो उसके नीचे के सारे काम बताओ, ये सारे बहुत जरूरी हैं। और उसकी डिस्टेंस बताओ। 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर, ठीक है। वो ये जो दूसरा 100 मिनट वाला बता रहा है वो है पोलर सैटेलाइट, ये 24 घंटे वाला है, वो जियो स्टेशनरी। अब पोलर सैटेलाइट कितने देर में करेगा? 100 मिनट, वो भी लिखा है, पढ़ो। वो पोल से पोल चलेगा। ये कौन सा है बताओ? जियो स्टेशनरी। कौन सा नाम है इसका? जियो स्टेशनरी सेट। अच्छा एक बात ये बताओ, अगर पोल से पोल चले, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, एक सैटेलाइट ऐसा चले कि वो बस यहाँ से यहाँ का एक चक्कर मार ले ऐसे, तो उसे क्या कहेंगे? कौन सा होगा? ग्रीनलैंड। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन है कि नहीं? ग्रीनलैंड यहाँ पर। तो अगर ऐसा सैटेलाइट, तो दो चीज तुमसे पूछ रहे हैं सोनल, इस सैटेलाइट का नाम बताओ और इसका ऑर्बिटल पाथ का ड्यूरेशन बताओ। सही है, मिनट्स बोला करो। 1 hour 40 minutes। वो वाला 40 मिनट्स। सैटेलाइट और इसका ऑर्बिटल पाथ ड्यूरेशन कितना है? 100 मिनट। और इसका कितने का? 24 आवर्स। सही है। और इसकी हाइट कितनी होगी अर्थ से? चेक करके बताओ, बुक में सब लिखा हुआ। 800 किलोमीटर। ये धरती से कितने ऊपर होंगे? अर्थ से कितने ऊपर होंगे? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। समझ में आया? और इनको कहते हैं स्पाई सैटेलाइट। पूरे धरती की खोजबीन करके करते हैं और इनका काम है चक्कर लगाते लगाते, तुम्हारा जहाज कभी जंगल में गिर गया है, हिमालयन रेंज पर सब बर्फ ही बर्फ है, तो रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग समझते हो कि जहाँ कोई जा ना सके वहाँ ये लोकेट करके बता देंगे जहाज यहाँ गिरा। समुद्र में अगर गिर गया तो नीचे चला गया तो कुछ नहीं, उस समय अगर तुम्हारा सैटेलाइट ऊपर से जा रहा है तब तो बता देगा कि यहाँ गिरा हुआ है, नहीं तो गया तो गया। जंगलों में क्या क्या छिपा है तो उसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग। क्या कहते हैं? जहाँ कोई जा ना सके वहाँ पता चलेगा। चलिए, these satellites are launched by, ये कि कौन लॉन्च करता है? इसरो। Satellites are launched by Indian स्पेस Space रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। Research Organization। और भी होते हैं इसके नाम। नासा बाहर का है तो ये इंडियन का तो इसरो। और इसका काम क्या है? इट इज यूज्ड फॉर, इसके लिए देखो नीचे बहुत सारे नाम दिए हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सा दिया है? चंद्रयान 1 2 3 टू मून, आदित्य। कौन कौन से हैं एग्जाम्पल? आदित्य L1। आदित्य L1 कहाँ भेजा गया था? सन। सन के पास भेजा गया था उसकी सोलर फ्लेयर को नापने के लिए। और चंद्र पर कौन कौन से भेजे गए? चंद्रयान उसके साउथ पोल पर 1 2 3। इसके अलावा और भी बहुत सारे भेजे गए हैं, जैसे आजादी सेट, जुगनू, मंगलयान टू मार्स। मंगलयान भी भेजा गया है। मंगल ये मार्स में भेजा गया है। मंगल ग्रह मार्स को ही कहते हैं। यस सर। फिर और कौन कौन से सैटेलाइट हैं छोटे छोटे? इंस्पायर सेट 1 एंड जुगनू। लो स्टूडेंट्स के डेवलप हैं और वो भी भेज दिए हैं। इंस्पायर सेट, तुम लोग भी कुछ सैटेलाइट भेज देना। और जुगनू। आगे की बात देखो, इनका काम क्या है? अगर आपको देखना है तो बाइनोकुलर से चमकते हुए जो दिखते होंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो समझ लेना वो सैटेलाइट। छोटे छोटे जल्दी चलते हुए वो सब सैटेलाइट होते हैं। अब देखिए, जो उपग्रह होते हैं कृत्रिम उपग्रह, इनका काम क्या होता है? दैट इज टेलीकॉम, ये मोबाइल कम्युनिकेशन।
किसका काम है? इवन टेलीकम्युनिकेशंस आर डन बाय सैटेलाइट्स आल्सो। टेलीकम्युनिकेशन और मोबाइल कम्युनिकेशन सब होता है इससे। रिमोट सेंसिंग समझते हो? जहाँ कोई ना पहुंच सके उसकी इमेज लेना, स्पाइंग, सब पता चल जाता है अमेरिका को कि कौन कहाँ रखता है अपने न्यूक्लियर वेपन, उससे तो अंडरग्राउंड वाले सब पता चल जाता है। तो इसका पर्पस ऑफ सैटेलाइट पहला है टेलीकम्युनिकेशन। टीवी तुम देखते हो ना, ये सर इंडिया के ऊपर आता होगा तब तक से चलता होगा। सैटेलाइट तो तुम ऊपर की ओर छतरी क्यों लगाते हो? डिश एंटीना उसी सैटेलाइट के लिए, वो वहीं पे, वो कहीं जा नहीं रहा, वहीं से टकरा के वहीं आ जाए। वो जहाँ भेज रहा है तुमको बस सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन। और दूसरा मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सारा इवन तुमको वो बता देगा बहुत सारी चीज नेविगेशनल पर्पस। तुम लोग ऐसा देखते हो, तुम्हारे मोबाइल में ऐप होता है, तुम कहीं का कहीं पहुंच जाते हो, पहुंचना है तो बता देगा तुम यहाँ हो, इधर से लेफ्ट मुड़ो, यहाँ से राइट मुड़ो। गूगल मैप बता देता है ना, नेविगेशन, दैट इज नेविगेशन। और रिमोट, ये बुक का क्वेश्चन भी है, सेंसिंग और स्पाइंग, ये 5 चीजें होती हैं सैटेलाइट की, सही है। आगे के जो वार है वो सैटेलाइट वार ही लड़े जाएंगे, जिसके पास जितने ज्यादा सैटेलाइट्स हैं वो बिल्कुल है स्पेस वार ऐसा होंगे। अगर किसी की तुमने सैटेलाइट को उड़ा दिया तो समझो वो तो बेकारी हो गया, वो तुम्हारी स्पाइंग ही नहीं कर पाएगा। क्या तुम इस बात को जानते हो कि that is when a satellite is sent to sky, satellite is launched, launch कर दो to sky, that is PSLV, satellite launching vehicle। तो अगर P है तो P का मतलब तो होगा, P देख लेते हैं क्या है। सर नासा की फुल फॉर्म क्या है? नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ ये सही है, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यही है। अब देखो फुल फॉर्म ऑफ PSLV, P देख लेते हैं क्या है। पोलर सैटेलाइट के लिए जो लॉन्चिंग व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट, तो वो किससे होते हैं? बाय PSLV और GSLV। GSLV का नाम बताओ? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। बोलो समझ में आ गया? P का मतलब क्या हुआ? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और जियो स्टेशनरी तो क्या होगा? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो अब ये लॉन्च किए जाते हैं तो ये अपने पीछे कौन सी मोटर छोड़ देते हैं बताओ? ओपेगी एंड पेरिगी मोटर। अपने ऑर्बिट में पहुंच जाएंगे तो क्या इनको पीछे ईंधन की जरूरत है? क्या फ्यूल की जरूरत है? These satellites when reaches to their orbit, इसे समझो। अब जो तुम्हारे लिए कही जा रही आवाज यहाँ से यहाँ पहुंचा तो इसके लिए ओपेगी मोटर है, कौन सी? फिर वो इसको घुमा देगी, कहेगी अब इधर की ओर मुड़ जाओ। अभी पहले तो इसने उसको यहाँ भेजा, अब एक और इसमें यहाँ पीछे मोटर लगी है जो धुआं छोड़े, कह रही अब इसको कि तुम स्पीड पकड़ो। तो जब इसने सही स्पीड पकड़ ली, पहले ऊंचा पहुंची, फिर स्पीड पकड़ी, इसको पेरिगी मोटर कहते हैं। तो मिसाइल्स में भी होता है? मिसाइल्स में तो जो है वो तो खत्म हो गई, तो भी उसको उसी के साथ जहाँ गिरनी गिरी जाए, उसमें क्या हटाना नहीं।
बीच में हटा दो, किसी को पता चला उसको ईरान पहुंचना, पाकिस्तान में पीछे को गिरा रही ईंधन, तो पाकिस्तान वाले झगड़ने लग जाएंगे, कहेंगे ईरान से लड़ रहे थे कि हमसे लड़ रहे थे, तो कहेंगे जहां आओ सब ले जाके वहीं गिराओ। मिसाइल में कुछ नहीं हटता, लेकिन इनमें हटना पड़ेगा। एक ऊपर पहुंचाएगी और दूसरा इधर कहेगी। इन ये जो जंक है उसको कौन ईट करेगा, ऐसा तुम्हारे बुक में लिखा है कि जंक ईटिंग सैटेलाइट कौन है? मैं तुम्हें पेज नंबर बता दूं तो तुम बता दोगे, तो जरा देखो 186 में ए स्टेप फर्दर पढ़ो, इट्स ऑर्बिट, फिर बताओ नाम नहीं लिखा सर। कोई बात नहीं, मैं नाम तो बता दूंगा, कंट्री का भी नाम बता दूंगा। These satellites when reaches to its orbit and gets proper speed, speed भी तो चाहिए, and gets proper speed। जब तुम ऊंची क्लास में जाओगे 10th में, तब तुम्हें ये सब पता चल जाएगा। and gets proper speed, तब क्या होगा बताओ? Then they release Opegi and Perigi motors. Then they detach कर देते हैं, अलग कर देते हैं, separate Opegi and Perigi motors, which may freely sail in स्पेस, वो तो फ्रीली तैरती रहेंगी, एंड मे बी डेंजरस टू ट्रैफिक, दे मे गेट कोलाइड विद एनी ऑफ द एक्टिव सैटेलाइट, दीज मे बी फ्रीली, दीज आर जंक्स एंड मे फ्रीली मूव इन स्काई, मूव इन स्काई। जंक है, these may be dangerous to space traffic, तो इसके लिए क्या किया गया है? To space traffic. Now America launched a junk eating satellite. अमेरिका ने क्या लॉन्च किया? जंक ईटिंग सैटेलाइट। वो ढूंढ के तुमको बताना है बस कि मेरा जंक वहाँ है, वो जा खा जाएगा उसको। अमेरिका, जब मैं अमेरिका बोल रहा हूँ तो आप यूएसए ही समझिए, 24 स्टेट्स का ग्रुप यूएसए। अमेरिका लॉन्च जंक ईटिंग सैटेलाइट, टू डाइजेस्ट देम, उसको वो खा लेता है, एंड कीप क्लियरिंग पाथ। क्या उसमें भी तो मतलब वेस्ट वगैरह जो हो जाता होगा जमा, फिर उसमें रहता है, वो कुछ भी करे, इधर उधर करेगा, ऐसा कर देता है, जाके किसी एस्ट्रॉइड से टकरवा देगा, उसके पास बहुत कुछ है, पैसा दे रहे हो तुम उसको, तो ये नहीं हो रहा है क्या आपने? एक्टिव, वो क्या करता है वो देखना पड़ेगा। चलो बस तुम इतना जानो कि विक्रम अंबालाल साराभाई को तुम क्यों जानते हो? भाई फेमस तो हैं, लेकिन तुम जानती कैसे उनको? क्या वो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं? नो सर। कौन है वो? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तुम तो हर चीज जानती हो ना। अब जब कि तुम इतना जान ही गई हो, तो विक्रम अंबालाल साराभाई इनके बारे में जानो, ठीक है? जरा एक दो लाइन पढ़ के रखो। अंबालाल साराभाई के बारे में कर रहे थे आरुष, बताओ थोड़ा इनके बारे में। सर प्लीज कम इन। चलो नाउ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, ठीक है?
में इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ, सर उन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च ही इज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। He has launched, क्या लॉन्च किया था? फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। वो ठीक है, इंडियन आर्टिफिशियल फर्स्ट, चलो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है, द इसरो सेंटर। तो इसका इसरो का सेंटर है, वो ये सब काम करता है। दैट इज विक्रम साराभाई। देखो सैटेलाइट बनती भी हैं और लॉन्च भी की जाती है। ये लॉन्चिंग के लिए उन्होंने की, तो लॉन्च किससे की जाती है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से की जाती है, जो कि इसरो के ही अंतर्गत। इसरो बहुत कुछ काम करता है, सैटेलाइट बनाता भी तो है, लेकिन लॉन्चिंग की स्पेशलिटी किस में थी? अंबालाल साराभाई। मुझे चेक करना पड़ेगा क्या और कहीं। ये साउथ में एक जगह लोकेटेड है, और ये जानते हो आंध्र प्रदेश, तिरुवनंतपुरम में। यहाँ पे ये ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, साउथ में जाता है, क्योंकि इस तरफ कोई देश ही नहीं पड़ता। तो इसलिए उस समय क्या किया जाता है? पूरा फ्लाइट पाथ क्लियर कर दिया जाता है इस समय, ठीक है कि नहीं। और साउथ की तरफ वहाँ कोई देश नहीं है, वहाँ से सैटेलाइट जाएगा तो कहीं अगर फेल भी हुआ तो किसी देश पे तो नहीं गिरेगा, इसलिए इसकी लोकेशन सबसे प्राइम है। और किसी देश को ऐसी लोकेशन मिल नहीं पाती, इसलिए हमसे 92 देश हमारे यहाँ आते हैं, हमको किराया देते हैं और हमसे अपनी सैटेलाइट लॉन्च कराते हैं। इवन अमेरिका भी उनमें शामिल है, क्योंकि हमारी लोकेशन प्राइम है, इंडियन ओशन के नाम से। इसके नीचे कोई भी देश नहीं। समझ में आ गया? तो चूंकि केरल में ही तिरुवनंतपुरम है और उसके नीचे कोई देश नहीं है, और अंटार्कटिक में गिरा तो गिरेगा, 2-4 भालू मरेंगे पोलर बियर, उससे हमें क्या होता है? तो बात समझ आई कि नहीं? और बीच में फेल भी हो गया तो किसी देश पे तो नहीं गिरेगा, इसलिए ये लोकेशन बहुत प्राइम। ओके, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ लोकेटेड है? तिरुवनंतपुरम। BSSC is located at Tiruvananthapuram, ठीक है, द इसरो सेंटर। पुरम, ठीक है, द इसरो सेंटर। इंडियन, आप ये समझिए एस्ट्रोनॉमर्स इतने अच्छे थे कि जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो ऐसे बनाए गए हैं कि वो ठीक साउथ पोल से अलाइन है। इसकी लोग आज भी तारीफ करते हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है ना, वो ऐसे बनाए गए, सब एक लाइन में है। जैसे ज्योतिर्लिंग का मतलब है कि 12 जगह, जहाँ जहाँ पर भी सती की कहानी सुनी होगी तो उनके पिताजी दक्ष थे, तो शिव तांडव उन्होंने किया था, तो सती का जो जहाँ जहाँ भी शरीर का कुछ कुछ हिस्सा गिरा वहाँ ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गए। तो उनमें कुछ कहीं कहीं पर भी है, दीज आर अलाइन, और वो सीधा साउथ पोल की तरफ। तो ये इंडियंस के जो स्पेस की नॉलेज है उसको जो यूरोपियंस हैं और दूसरे कंट्रीज़ हैं, मैकाले ने भले ही कहा हो कि भारत की 5000 किताबें ये सारा और ओरिएंटल सिस्टम बेकार है, हमारी एक जो कबर्ड है वो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ये बात सच है? ऐसी सच नहीं है। इसीलिए आपको ये नई शिक्षा पद्धति पढ़ाई जा रही है कि हम कितने आगे थे, ठीक है। ये तो कांग्रेस ने कभी भी इसरो को आगे बढ़ने नहीं दिया। इसरो कहने लगी हम लॉन्च करें, तो उसने बाहर से पैसा लेके रखा था पिछले 60 सालों से, और उसने हमारे
जो BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जहां होमी जहांगीर भाभा के साथ 20 वैज्ञानिकों को ही मरवा दिया एयरक्राफ्ट, इंदिरा गांधी ने। अमेरिका ने कहा ये तो स्पेस में आगे बढ़ रहे हैं तुम्हारे, इनको जहाज में बैठाओ, जहाज क्रैश करवाओ। ऐसे इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, वो बस छुपी छुपी रिसर्च करते रहे। उन्होंने कभी कांग्रेस ने एक पैसा दिया कि तुम एक काम करो। और अब ये उभरती हुई शक्ति बन रही भारत, कैसे अब 5वीं से चौथी, चौथी से तीसरी, क्यों ये छलांग लगाती जा रही? Why it is now super power? क्योंकि if you allow, these are our scientists which are going to NASA. कल्पना चावला नासा से उड़ी तब जाके मरी, इंडिया से क्यों नहीं मरी? सोचो जरा, है ना? तो इसका मतलब है, इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि नहीं? अब जरा देखो, नाउ इसके अलावा आप लोग आ जाइए एक्सरसाइजेस पे। सर मैथ्स नहीं करनी है। ध्रुव अनंत, अब तुम इस पर आओ, दैट इज एक्सरसाइजेस पर। एक्सरसाइजेस का पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है? सर मैथ्स नहीं करेंगे। थोड़ा सा कर लो इसको। स्टेट whether the following statements are true or false. We can only see that part of moon which reflects sunlight towards us. तो हम मून का कौन सा हिस्सा देख पाते हैं बताओ? जो सन से रिफ्लेक्टेड होता है वही पार्ट देख सकते हैं। We can see that part of moon जो हमारी तरफ यहाँ से सनलाइट गई और रिफ्लेक्ट कर दी, वही तो तुम देख पाते हो। पहला वाला ट्रू है। अगला बताओ, सेकंड, द शैडो ऑफ अर्थ ब्लॉक्स सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून कॉजिंग फेज। द शैडो ऑफ अर्थ ब्लॉक्स सनलाइट, क्या ये ब्लॉक कर पाती है? क्या मून फेज जितने भी होते हैं, मैं चंद्र ग्रहण की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां तो ब्लॉक करती है, लेकिन क्या मून फेजेस में अगर तुम कहोगे ये न्यू मून है, सारी अर्थ ने इसकी रोशनी ब्लॉक कर रही है, तो ये अर्थ ने ब्लॉक की है क्या उसकी रोशनी? फेजेस में नहीं ब्लॉक करती है, क्योंकि उसका 5 डिग्री टिल्ट है ना, सिर्फ 2 ही उसकी पोजीशन से ऊपर और नीचे की जहाँ ब्लॉक होती है। तो ये दूसरा क्या है बताइए? फेज तो बस जो सनलाइट पड़ती है उसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो लिखो that it is false. थर्ड देखो, calendars are based on various astronomical cycle which repeat in a predictable manner. True, astronomical cycle पर ही based नहीं है, true है। और fourth, moon can only be seen at night. दिन में भी थोड़ा सा दिखता है। तो ये false हो गया। सर प्रेडिक्टेबल। सेकंड क्वेश्चन देखो, Anmol was born on 6th May on a full moon day. Does his birthday fall on full moon day every year? Explain your answer. तो अगर मैं कहूँ कि 6th May है, तो 6th May को क्या था? फुल मून। इस फुल मून डे। बट जो ल्यूनार कैलेंडर होते हैं वो 11 दिन लैग करते हैं, मालूम है? 3 साल में है ना, परफेक्टली अलाइन नहीं होता। अलाइंड नहीं है। बट ल्यूनार एंड सोलर कैलेंडर्स आर नॉट, तो वहां फिर उसके बाद 11 दिन का लैग हो जाएगा, 11 दिन पीछे हो जाएगी। तो हो सकता है एकादशी पड़ जाए, 11 दिन में प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी करके चलोगे, तो ये हो सकता है। आर नॉट परफेक्टली अलाइन। तो उसकी वजह से क्या होगा? सो हिज नेक्स्ट बर्थडे विल नॉट, 6th May को फिर आएगा बर्थडे, लेकिन क्या उस दिन भी पूर्णिमा होगी? सो हिज मून के फोटो में क्या
नेक्स्ट बर्थडे may not be, will not be a full moon. Will क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिखाया गया है. नेम 2 things that are incorrect in figures. मान लीजिए कि अब देखो पहली बात तो ये जो डायग्राम दिखा ये दिन का डायग्राम है, रात नहीं है. तो ऐसी स्थिति में अगर तुमको ऐसी चीज दिख रही, बादल भी दिख रहे हैं, बादल रात दिखते होंगे लेकिन ये पूरा काला दिखाते अगर रात होती तो ऐसा आपको मून दिखाया जा रहा है. तो और ये सब काला काला है, सही है. तो अर्थ में अगर आप इसको देख रहे हो तो इधर सन अभी सेट होने वाला, सन क्या होने वाला है, और सन की लाइट इस पर पड़ेगी तो यहाँ पर खड़े हुए व्यक्ति को ये क्रीसेंट दिखेगा. अगर इधर रहता, समझ आई बात कि नहीं, तो सन के ज्यादातर पोर्शन में तुम यहाँ से क्या देख पाओगे, इसका यहाँ से तो कुछ भी है. इधर वाला व्यक्ति भले इसे गिब्बस देख लो, इधर वाला तुम जहाँ खड़े हो अपनी रिलेटिव पोजीशन में देखो तुमसे किधर पर है, दैट इज इट इज इन वेस्ट. कहाँ पर है, तो कहने का मतलब है इट इज सनसेट टाइम. ये कैसा टाइम है, सनसेट. लेकिन सनसेट टाइम में अगर तुमको ये दिख रहा है, नाउ स्टार्स विल नॉट बी विजिबल. इस पिक्चर में कमी क्या है, इसमें स्टार्स दिखाए गए तो इट इज सनसेट टाइम एंड स्टार्स विल नॉट बी, क्योंकि पूरा नहीं तो पूरा ही काला कर देता. क्या इसने पूरा काला कर दिया चित्र को, क्या एक रेक्टेंगल, इसका मतलब दिन का समय है. सो ड्यूरिंग डे टाइम क्या स्टार विजिबल होते हैं, मून तो विजिबल हो जाता है लेकिन क्या स्टार विजिबल होते हैं. देखो इस चीज को, ड्यूरिंग डे टाइम स्टार्स आर नॉट विजिबल. इसमें दो कमी है. दूसरी कमी मुझे पता नहीं है, वो मैं बाद में बताऊंगा. जो क्योंकि जहां पर लिखी हुई है वो कह रहा है कि ये अर्थ की शैडो पड़ रही है, तो वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है. मैं फिर से ढूंढ के बताऊंगा. पहली कमी तो मैंने तुमको बताया. अगर आपके बुक में होगा तो आप मुझे बुक में से बताना जो टीचर ने लिखाई है, फिर मैं उसे बताऊंगा. बताओ. इस चीज को ठीक है. नहीं तो रात में भी अच्छा, इसका सेकंड पार्ट अभी हम नहीं बताएंगे, एक बार और देखेंगे तब बताएंगे. इन्होंने बताया है आंसर, मैं उसको देख लूंगा तब. ठीक है, दैट इज इनके में लिखा है रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन टू मून इज रॉन्ग. बट जब सन दिखाया ही नहीं गया तो मैं कैसे बताऊं. ठीक है, अगले क्वेश्चन को करो. चौथे क्वेश्चन में तुम देख के बताओ कि 3 दिन अगर न्यू मून के बाद आ गया, न्यू मून पहले बताओ बी कौन सा, न्यू मून. तो क्या इसमें न्यू मून कहीं दिया है, यस सर. आखिरी डे ऑफ न्यू मून, तो वो कौन सा है, बी. बी. न्यू मून के बाद धीरे धीरे मून बढ़ेगा, और तो 3 days आफ्टर न्यू मून कौन सा होगा, थोड़ी चमक बढ़ेगी, क्रिसेंट बनेगा. सी. दैट इज 3 days आफ्टर ये होगा न्यू मून. अभी बता दे रहे क्रिसेंट, तो ये कौन सा बनेगा, डी. थोड़ा मून दिखेगा ना 3 दिन के बाद. अच्छा ये बताओ फुल मून का कौन सा है, ई. फुल मून के लिए दिया है ई. और आगे बढ़ो, ये बताओ 3 days आफ्टर फुल मून, तो थोड़ा सा कम हो जाए, वो गिब्बस बन जाए. तो 3 days आफ्टर फुल मून, उसको कौन सा कहेंगे, ए. और ये मुझे बताओ ए वीक आफ्टर फुल मून यानी क्वार्टर मून कौन सा है,
सही है। अभी आफ्टर फुल मून दैट इज सी। चलो ये तो तुमने पिक्चर्स बता दिए। लिस्ट द पिक्चर लेबल्ड ऑफ द फेज ऑफ मून दैट आर नेवर सीन फ्रॉम अर्थ। इसमें से कौन सा मून तुमको कभी दिखेगा ही नहीं? सर बी वाला। बी कभी नहीं दिखेगा। इसका सेकंड, क्या तुम कभी न्यू मून को देख पाते हो? नो सर। न्यू मून इज नेवर सीन। तुमको पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ है। ऑन, ठीक है। अब जब पूर्णिमा होगी तो चांद तुम्हें पूरी रात यहाँ से वहां जाता दिखेगा। पूर्णिमा के दिन क्या होगा? पूरा, ये खास बात है, पूरी रात तुमको चांद दिखाएगा। वेस्ट से ईस्ट। हाँ? वेस्ट से ईस्ट। देखो जैसे अर्थ कैसे मूव करती है, देख लो। अर्थ ऐसे मूव करती है और वो भी ऐसे मूव करता है, मूव करता रहता है, ठीक है कि नहीं? वास्तव में तुमको जब मून दिखाई पड़ता है तो मून एक बार, सन किधर है बताओ? सन किधर से किधर निकलेगा? अगर मैं कहता हूँ सन ईस्ट से वेस्ट निकलेगा, सही है। मैं भारत की तरफ ऐसे कर लेता हूँ, ये देखो भारत है, भारत कहाँ है? ये तो ईस्ट किधर हुआ? किधर है? ईस्ट है। सन यहाँ से यहाँ गया, इतनी बात तुमको अब फिर से समझो। ये अगला क्वेश्चन यही है, सन यहाँ से आ जाता है, ये ईस्ट है, देख लो इंडिया में, तो ईस्ट से वेस्ट जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ ऐसे चलती होगी, तभी तो सन आपको ईस्ट, सन तो कहीं जा नहीं रहा ना, तो सन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो अर्थ वेस्ट से ईस्ट जा रही होगी। चलो अब आगे की बात, यहाँ से यहाँ जा रहा है, सन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। मून कैसे करता है? मून वैसे इसका चक्कर लगाता है, कभी तुमको यहाँ से यहाँ आता दिखेगा दिन में और कभी यहाँ से यहाँ आता दिखेगा, दिन की बात कर रहा हूँ। तो जब भी अगर तुमको ये सन से दूर दिखे इधर पर तो गिब्बस बनेगा, और सन ही की तरफ दिख जाए तो क्रिसेंट, क्योंकि सन की तरफ, सन यही है, सन ये निकला और यहीं पे मून है, तो तुम कितना मून देख पाओ? हो सकता है क्रिसेंट देख पाओ, और यहाँ पे मून है तो सन फुल फोकस करेगा और तुम पूरा देख पाओ। इधर है तो गिब्बस, समझ में आया? सन निकला ईस्ट से और वो उधर पर है मून, तो गिब्बस, और सन ही की तरफ है तो क्रिसेंट। ये तो अंडरस्टूड है ना बात? नहीं तो मून रखा है, मैं करके दिखा सकता हूँ। चलो आगे की बात है। सर एंटार्क्टिका पोल पे है। आर्कटिक और एंटार्क्टिक सब पोल पर है। ऊपर आर्कटिक है और नीचे क्या है? एंटार्क्टिक। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बताया भी था सोनल ने कि ये ग्रीनलैंड है, तो वास्तव में ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। कौन कब्जा करना चाहता है? अमेरिका। इसीलिए सोनल ने इसकी बात उठाई थी। एंटार्क्टिका में कोई नहीं रहता। अंटार्कटिका में कोई नहीं। अब देखो रहता नहीं है। डेनमार्क का कब्जा है, तो वो डेनमार्क से कहता फूटो यहाँ से, अब मैं ग्रीनलैंड हमारा हुआ। डेनमार्क का ऐसे कैसे? तुम तो दादागिरी दिखा रहे हो। सर डेनमार्क तो सारे यूरोपियन कंट्रीज विरोध में हो गया अमेरिका के, और फिर अभी एक हफ्ते पहले भारत आए और मोदी से पैक्ट साइन के गए कि तुम हमारे साथ हो जाओ। अमेरिका तो दादागिरी करता है। ये सही बताया? सर मदर ऑफ ऑल डील्स। मदर ऑफ ऑल डील, लो इन्होंने पूरी जानकारी भी दे दी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ यूरोपियन सामान, ये जितने सामान भी मैंने 5-5 हज़ार टैरिफ लगा लगा के खरीदा, ये सब आधे रेट पे होगा। मैं देख रहा था मुझे, हाँ ये सब फ्रांस से आए, कोई कहीं से आए, जर्मनी से, सब 5,000-6,000 मुझे टैरिफ देना पड़ा। और अब वही चीज़ अमेज़न पे मिल रही है 2,000। 3,000 का नुकसान। सर आपके साथ तो धोखा हो गया। हो गया, क्या करें? तो मुझे मालूम ही नहीं था कि ये जो इतना अच्छा काम करेंगे। सर पर अब हुआ है वो तो आपने कब बुलाया होगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं 5वें नंबर के सवाल की। Draw the face of moon that Molini saw overhead in the sky at sunset. बताओ, उसने ऊपर देखा मून को, ओवरहेड
और जब उस समय क्या हो रहा था, सनसेट, ठीक है। तो सनसेट में इसको मानो ईस्ट, इसे क्या मानो वेस्ट। तो सन वेस्ट में सेट हो रहा है और उसने मून ऊपर देख लिया, तो कौन सा मून देखा होगा? मुझे तो हाफ, चेक कर लो, क्वार्टर मून देखा, हाफ, चलो उसी को हाफ मून कहते हैं। मैं एक बार देख के बताऊं, तुम्हारे लिखा है क्या? हाँ, तो क्वार्टर मून देखा होगा। कीपिंग टाइम विद स्काई चैप्टर सॉल्यूशन कंफर्म करके ही लिखा है, थोड़ा ये मून का चक्कर है। ओके, नाउ देखो, एट सनसेट मून इज ओवर है, तो उसे कैसा दिखाई पड़ा होगा? क्वार्टर मून। और क्वार्टर मून में कितना मून दिखाई पड़ा होगा? फर्स्ट क्वार्टर। ये काला है, ये मालिनी खड़ी है, ठीक है। अब मालिनी को क्या दिखाई पड़ा? मालिनी सॉ क्वार्टर मून। अब इतनी बात हो गई, सन यहां से निकला और सन यहां पर गया। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर मान लीजिए कि ये दिस इज क्वार्टर मून, क्वार्टर मून या हाफ मून भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्टर मून या हाफ मून। और हाफ मून। आगे देखिए, तो अब देखो पिछला, तुम इसमें डायग्राम देखो तो पता चले। वैक्सिंग और वेनिंग दोनों का दिखाया गया है। एक पीछे का पेज तुमसे निकलवाएं, एक पेज है देखो जिसमें कराया गया है। पेज 175 है जिसमें कि ठीक है जी। तो अगर ये सन से दूर जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, देख लो, तो ये कैसा होगा? अगर ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो पूर्णिमा की ओर जा रहा है। अगर ये ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, कैसा जा रहा है? तो ये पूर्णिमा की ओर जा रहा है, क्योंकि यहाँ आने के बाद तो तुम ये मालिनी फुल देख लेगी। और यहाँ इसने क्या देखा था? कुछ देख पाई होगी क्या जब यहाँ पर होगा? तो अगर मान लीजिए ये कुछ नहीं देख पाई, क्योंकि सनलाइट इस पे पड़ेगी, तो क्या मालिनी को कुछ दिखाई पड़ेगा? भले ही वो यहाँ पर, यहाँ पूरी रोशनी हो, लेकिन मालिनी क्या देख पाएगी? और यहाँ पे आ जाए तो अल्टीमेटली इफ इट इज गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट देन इट इज वैक्सिंग मून। इफ इट इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, ये तो ऐसे ऑसिलेट करता रहता है ना मून। हाँ देखो, इफ इट इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, देखो देखो, इफ, देखो ऐसा नहीं होगा इल्यूमिनेटेड पार्ट टूवर्ड्स, ऐसा तुम सोच सकती हो कैसे यार? ये बुक में गलत लिखा है, जो रेफरेंस बुक है। ऐसा हो सकता है क्या कि सनसेट हो रहा हो ये काला हो? कभी नहीं हो सकता। तो ये चीज गलत लिखी है उसमें कि ये भी कभी हो सकता है। ऐसा कभी हो पाएगा क्या? जिधर सन होगा वो उधर ही कई पार्ट, तो क्या होगा बोलो? सन है तो सन से इस पर रोशनी पड़ेगी, वो देखेगी। हाँ, अगर मान लो ये इधर जा रहा है टुवर्ड्स वेस्ट, तो धीरे धीरे वेस्ट पर अगर ये जा रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा? दैट मीन्स इट इज, कैसे जा रहा है? न्यू मून से किस ओर की ओर जा रहा है? पूर्णिमा की ओर जा रहा है। दैट इज फुल मून। तो क्या लिखोगे? इफ इट इज गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट
then it is a waxing period. It is going towards east, then it is a waning period. इसका डायग्राम बना है तुम्हारे में, और पहले आओगे तो पता चल जाएगा। ये देखो, इस डायग्राम में ये चीज दिखाई गई है, इसको पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि मून किधर पर है और किधर जा रहा है। ठीक है, चलिए देखो, इफ इट इज गोइंग टू, किधर जा रहा होगा? वेस्ट, वेस्ट जा रहा होगा तो फुल तुमको दिखाई दे जाएगा। देन इसको और अच्छे से लिखो। फिर से इसको समझो थोड़ा सा और अच्छे से समझो। मेरा कहने का मतलब तुमने मून देख लिया, ठीक है। अगर सन की ओर ये जा रहा है, इफ इट इज मूविंग टुवर्ड्स सन, तो क्या होगा बताओ? तब इसमें वो वेनिंग पीरियड है, क्योंकि तुम्हें धीरे धीरे परछाई दिखेगी। सन जहां भी जाए, सन कहीं भी जाए, सन तो रोटेट करेगा ना अपनी जगह, लेकिन अगर ये सन की ओर बढ़ने लगे, तुम्हें दोनों दिन में दिखे, और अगर ये सन की ओर जाता हुआ अगले दिन देखो ये सन की ओर बढ़ गया है, 12 डिग्री तो बढ़ जाएगा ना, डेली कितना बढ़ जाएगा? तो तुम अगले दिन देखो ये सन की ओर जा रहा है कि सन से दूर जा रहा है, तो अगर सन की ओर जाएगा तो वो कैसा है? वेनिंग पीरियड है, और सन से दूर जा रहा है तो वैक्सिंग पीरियड है। तब तुम्हें ज्यादा मून दिखाई पड़ेगा। बोलो, बात समझ में आ गई? इतना तुम ध्यान रखो, सन कहीं पर भी हो, ये एक दिन में 12 डिग्री मूव करता है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि 29 डेज का इसका फेज। अब ये देखिए, वेस्ट ईस्ट मत लिखो, क्वार्टर मून देख लिया, तो अब इसमें ये चीज कही नहीं गई कि क्या है, ये क्वेश्चन में कुछ कहा गया है क्या? ओवरहेड देखा एट द टाइम ऑफ सनसेट, ड्रॉ द फेस, तो ये तो चीज हो गई। अब इसमें देखेंगे वैक्सिंग है कि वेनिंग है, इसमें हम कंडीशन लिखा दें। इसको ऐसे लिखो, इतना तो तुमको पता चल गया, ठीक है। इफ मून इज मूविंग, मून मूव्स टुवर्ड्स, अगर मान लीजिए मूव किधर करता जाएगा? मूव्स टुवर्ड्स, अगर सन की ओर जाएगा, देन इट इज वेनिंग, तब ये क्या होगा? वेनिंग पीरियड। एंड इफ इट मूव्स अवे फ्रॉम सन, then it is waxing period. then it is waxing। अब इसी चीज को तुम ऐसा समझो, तुम्हारे बुक में जो एक टॉर्च के सामने एक लड़की कर रही है, तो वो सन की तरफ जा रही है, तो धीरे धीरे चीजें वेन हो रही हैं, है ना? वो एक बल्ब उसको घुमा रही है कि नहीं, बॉल को, और जैसे जैसे सन से अवे होता चला जा रहा है, तो क्या हो रहा है? उसको गिब्बस मिल जा रहा है फुल मून, और सन की तरफ चला जाएगा तो क्या होगा? वो वेन होता चला जा रहा है अवे फ्रॉम। देखो इस डायग्राम में, देखो ये डायग्राम सीधा बता रहा है, जैसे ही बल्ब को किधर कर दिया जाए, यहाँ पे सन है, इसे कुछ दिखाई पड़ेगा, और अगर अवे हो तो फिर क्या होगा? ये देखो, दैट इज, अभी मैं दिखा रहा हूँ, सन की ओर है, तो क्या हमें कुछ दिख रहा है?
नो सर। कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको अवे करता जाऊंगा, अब धीरे धीरे मुझे गिब्बस भी दिखेगा और फुल मून भी दिखेगा। ये फुल मून, और जैसे जैसे फिर मुड़ के सन की ओर जाएगा, इफ इट इज मूविंग टुवर्ड्स सन, तुम्हें कुछ दिखेगा, नो सर। और अपोजिट आ जाएगा तो क्या होगा, फुल दिखेगा। यही इसका क्राइटेरिया। तो तुम ये देखो, सन का मूवमेंट देखो और मून का, अगर वो सन की तरफ जाता दिख रहा है, ओके। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें वैक्सिंग लिखा है, लेकिन ऐसा तो कुछ इसमें दिखाया नहीं है कि बस ओवरहेड से तुम कैसे पता लगा लोगे, ठीक है। वो लिखा है बस ओवरहेड है, तो वैक्सिंग है कि वेनिंग है तो कैसे पता लगा, कहीं जा रहा तो नहीं दिखा है। रवि सेड आई सॉ ए क्रिसेंट मून एंड इट वाज राइजिंग इन द ईस्ट। फिर से समझो, 6th क्वेश्चन। रवि कह रहा है कि मैंने क्रिसेंट मून देखा और ये ईस्ट है, और इसमें इसने जो मून देखा है वो क्रिसेंट देख लिया। तो तुम्हें रवि की बात सही लग रही है क्या, बताओ। रवि खड़ा है और कह रहा मैंने मून देख लिया, और ईस्ट में तो सन भी था, तो क्या वो मून देख पाएगा, ठीक है। रवि अगर चेक करो, I saw a crescent moon and it was rising in the east when the sun was setting. सन किधर था जब सन सेट कर रहा था, सन यहाँ था, देख लो, सन सेट कर रहा है और उसने क्रिसेंट मून देखा। I saw the crescent moon rising. तो तुमको मुझे बताना है कि मैं किस पार्ट को ब्लैक करूं, इधर वाले को ब्लैक करूं, किसको, ये सन है, बताओ। उसने राइज करते हुए देखा मून को, और सन ये सेट हो रहा है, उधर वाले को ब्लैक करना चाहिए ना, क्योंकि सन की लाइट किस पर होगी, धरती को थोड़ा सा और नीचे रख लो। तो अब बताओ, राइट साइड ब्लैक होगी, राइट साइड। जबकि रवि क्या कह रहा है कि मैंने क्रिसेंट मून देखा, उसे कहाँ देखना चाहिए, सनसेट के समय में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों होंगे तो दैट मींस उसे गिब्बस दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, गिब्बस दिखना चाहिए। सो लिखो, रवि इज सेइंग रॉन्ग। रवि नहीं तो ये बात कहा था कि क्रिसेंट मून है, ईस्ट पे निकल रहा है, ये सेट हो रहा है, उसको वहाँ क्रिसेंट दिख पाएगा क्या, वहाँ तो फुल लाइट उसको दिखेगी। अगर ये रवि खड़ा है और ये देख रहा है तो इसको तो फुल इससे रिफ्लेक्ट होकर पूरा दिखेगी। जैसे मैं यहाँ लेके आ जाऊँ, सन को जाने वाला, यहाँ पर मून है तो मैं तो पूरा देख लूंगा, क्रिसेंट क्यों देखूंगा। तो इसलिए रवि इज स्टेटिंग रॉन्ग, लाई, टेलिंग लाई। और दूसरा कौन सा कह रहा है, कौशल्या से वंस आई सॉ गिब्बस मून ड्यूरिंग द आफ्टरनून इन द ईस्ट। तो अब उसने कहा कि दोपहर में सन कहीं पर भी था और ईस्ट में उसने गिब्बस देख लिया, ईस्ट से राइज हो रहा, सही है। उसने गिब्बस देखा तो कौशल्या इज राइट ड्यूरिंग आफ्टरनून, ठीक है। कौशल्या इज राइट, इट इज गिब्बस मून। चलो देखो, सन यहाँ हो तो भी गिब्बस देखोगे, यहाँ हो तो भी गिब्बस देखोगे। सन की लाइट तो पड़ी रही है, जरूरी नहीं कि मैं सनसेट की बात करूं। सर आपने कौन सा वाला राइट लिखा है, एक लिखने वाला राइट होता है और एक सही वाला राइट होता है, आपने लिखने वाला राइट लिखा है। कौन सा से शुरू होते हैं, RIGST सही है, कौशल्या राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, now scientists study that moon is getting farther away from earth and slower in its revolution. Will lunisolar calendar meet an intercalary month? जैसे तुमने अधिमास देखा था,
तो अगर मान लो ये धीमा होता जाए मून, तो क्या तुमको एक और मंथ जोड़ना पड़ेगा? इसका क्या आंसर लिखा गया इसलिए? चलो मैं देखता हूँ। नाउ हाँ, हो सकता है उसको एक अधिक मास तो डालना पड़े। वो स्लो हो जाएगा अपने रिवोल्यूशन। अगर रिवोल्यूशन में स्लो हो जाएगा तो क्या होगा? क्या महीना बड़ा हो जाएगा? ल्यूनार मंथ बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली वो 365 डेज के पास पहुंच जाएगा। ल्यूनार मंथ अगर मैं 30 डेज का मान लूँ, मान लीजिए अभी कितने 29 डेज का है, अगर वो स्लो चले तो 30 का हो जाएगा, और 12 इंटू 3 360 तो हो ही गया। ठीक है, देन इट विल बी मोर नियरर टू सोलर ईयर। ल्यूनार कैलेंडर क्या हो जाएगा? ज़्यादा स्लोवर होने, ऐसा तो नहीं मैं कह रहा हूँ कि 20 दिन हो, एक्चुअली इसमें भी आंसर गलत है जो की है, और जो बुक में टीचर ने भी लिखा होगा तो इसी से लिखा होगा। बट तुम खुद ही सोचो, अगर स्लोवर हो जाएगा तो उसका 30 दिन का होगा रोटेशन। अगर 30 दिन का हुआ तो 360 नहीं हो गया, तो वो सोलर ईयर के ज़्यादा पास हो गया। अब अधिक मास और नहीं जोड़ने पड़ेंगे, अब और दिनों में जोड़ने पड़ेंगे। हो सकता है 6 साल में जोड़ने पड़े, क्योंकि 5-5 दिन का अंतर पड़ेगा। देखो समझ में आ गई बात? तो एक अगर वो स्लो चलेगा तो ल्यूनार मंथ कितने दिन का होगा बताओ? 30 डेज का हो जाएगा। कोई ये तो नहीं है कि 29 से घट के 28 हो जाएगा, सही है ना? मून इज स्लोवर रिवॉल्विंग। तो मुझे ये बताओ निशांत, देन ल्यूनार मंथ विल बी लॉन्गर। देन ल्यूनार मंथ कैसा होगा? इज लॉन्गर एंड इट इज मोर क्लोज। ये किसके ज्यादा क्लोज हो जाएगा? टू सोलर कैलेंडर। समझ में आ गई बात? कैलेंडर सच में हो रहा है क्या? ऐसा बोलते हैं कि हो रहा है, क्योंकि धरती की ग्रेविटी कम होती जा रही है। सर वो जा रहा है, वो अपने ऑर्बिट को छोड़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये स्लोवर होता जा रहा है। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा बताओ? नाउ इट विल बी क्लोज। नाउ अधिमास और जो एक्स विल बी नॉट मोर ऑफन, विल कम एट लॉन्गर टाइम। देखो, सो इंटर कैलोरी मंथ या अधिमास इंटर कैलोरी मंथ, ये क्या होगा? उसके बीच में जो एक महीना जोड़ा जाता है, विल बी इंटर कैलोरी मंथ विल कम इन लॉन्गर ड्यूरेशन। अब हर 3 साल में नहीं जोड़ा जाएगा, अब और दिनों में जोड़ा जाएगा, क्योंकि गैप कम हो गया। लॉन्गर ड्यूरेशन, अधिक मास या अधिमास कहते हैं। देखो, अगर टोटल 37 फुल मून होते हैं, 5 मिनट 10 मिनट अभी और करेंगे आपके साथ। 37 फुल मून होते हैं कितने साल में? 3 साल में, 3 इयर्स में। कितने? एक अधिमास होता है, क्योंकि 11-11 दिन करके एक एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। तो क्या एक ऐसा भी एक महीना आएगा जिसमें 2 फुल मून हो? क्योंकि टोटल तो 36 मंथ ही हैं, तो 36 मंथ में 36 फुल मून, लेकिन तुम्हारे तो ल्यूनार 37 ल्यूनार मंथ है। तो 37 ल्यूनार मंथ कितने टाइम पे आ गए? देखो, मंथ इन 3 इयर्स मीन्स, अगर मैं तुमको कहूँ कि 6 चॉकलेट 5 महीने में दी जाएगी, तो तुमको किसी एक महीने में 2 चॉकलेट मिली है, तो सर एक महीने में 2 हो सकते हैं। मिलेगी।
नहीं तो मैं तुम्हें 6 कैसे दे पाऊंगा? 36 तो 37 lunar months in 3 years. 3 years का क्या मतलब है? 36 months. So that means one full moon in every month, and in any month 2 full moon will be visible. 36 That इसका मतलब क्या हुआ? That means in 35 months में क्या देखोगे? One full moon in each month. And in any month there will be 2 full moon. टू फुल मून हो, ये बात समझ में आई? वरना हो ही नहीं पाएंगे। 35 महीने में 35 फुल मून और 1 महीने में 2 हो जाएंगे। 36 मंथ में तुम्हें 37 फुल मून एडजस्ट करने हैं। एक और देखो, ऑन ए पर्टिकुलर नाइट वैशाली शॉ मून इन स्काई फ्रॉम सनसेट टू सनराइज, व्हाट फेज ऑफ मून वुड शी हैव नोटिस्ड? अगर दिख रही है तो वो पूर्णिमा है। पूर्णिमा में हमेशा तुमको पूरा मून दिखाई पड़ेगा। और उसने क्या देखा बताओ? कि इट इज विच फेज, जो उसने देखा होगा। मैं बता रहा हूं, ये देखो, ये सन है और ये नाइट है। अच्छा, ये सन की तरफ है और ये कैसा है? अब उसको मून दिख रहा है, तो मून कैसे चक्कर लगाता है? ऐसे चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर अगर उसे दिख रहा है पूरी रात, उसका तो 5 डिग्री का एक्सिस है ना, तो यहाँ ग्रहण थोड़ी लगेगा, क्या एक्लिप्स होगा? अब यहाँ पे उसे मून दिखा तो उसने फुल मून देखा। कब देखा बताइए? पर्टिकुलर नाइट उसने ऐसा मून देखा। तो बोलो ऐसा कौन सा दिन है? गिब्बस का दिन है कि क्वार्टर मून है कि क्रीसेंट है जो पूरी रात दिखता हो? सिर्फ पूर्णिमा होती है जिसमें पूरी रात मून दिखता है। उसी चक्कर में शरद पूर्णिमा की रात को खीर रखी जाती है, कहते हैं अमृत हुआ। पूरी शरद पूर्णिमा, क्योंकि पूरी रात मून दिखता है। और ये बताओ, यहाँ आएगा अर्थ में रात है कि नहीं? तुमको स्टार भी दिखेंगे। और यहाँ मून आए तब भी तो तुम फुल देख लोगे। ऐसा थोड़ी कि अर्थ की कोई शेडो थोड़ी ना पड़ती है। और यहाँ आया तो बताओ कब ऐसा होगा कि जब वैशाली को मून हर समय दिखे? दैट इज इट इज द फुल मून नाइट। सही है? कौन सा फेज होगा? फुल मून नाइट, फुल पूर्णिमा का फेज होगा। फुल मून का फेज कौन सा होता है? ये तो है फुल मून, गिब्बस, क्रीसेंट। तो कौन सा फेज है? इट इज फुल मून फेज। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए, इफ वी स्टॉप हैविंग लीप ईयर्स इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स? बताओ, अगर लीप ईयर तुम नहीं हो, बोलो हम लीप ईयर नहीं मानते हैं, तो तुम हर 4 साल में एक दिन जोड़ोगे ही नहीं, पीछे होते चले जाओगे। और बोलो इंडिपेंडेंस डे कब पड़ता है? 15 अगस्त। और सर्दी कब पड़ती है? 15 फरवरी। तो तुम्हारा 15 अगस्त का जो इंडिपेंडेंस डे है, अगर तुम 1 लीप ईयर ना जोड़ो तो एक एक दिन पीछे होते चले जाओगे। इनके बीच का गैप कितना है? 15 अगस्त से 15 फरवरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 15 अगस्त सितंबर, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 6 महीने का है सर। फरवरी। 6 महीने का। यहाँ से यहाँ चले तो तुम्हें यहाँ 31 डेज होता है, 31 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ चले तो यहाँ 30 डेज है, 30 जोड़ो। मंथ ही 30 का है। यहाँ से यहाँ चले तो फिर 31 जोड़ो। यहाँ से यहाँ चले फिर 30 जोड़ो। यहाँ से यहाँ चले तो कितना जोड़े? 31। और यहाँ से यहाँ चले फिर 31, क्योंकि दिसंबर और जनवरी दोनों 31 हुए। तो ये कितने डेज हो गए? 1 2 3 4 हुए कि नहीं? 184 डेज।
कितना हो गया? 184. 184 डेज। सही है। और 4 साल में तुमने लीप ईयर जोड़ा नहीं, तो हर 4 साल में 184। तुम चाहते हो मेरा 15 अगस्त 15 फरवरी को पड़े, तो 4 into 184. 4 into 184। तुम्हारा 1 डे एक्सेस कितने दिन में होगा? 4 साल में। तो इतने दिन एक्सेस कब होंगे? यानी 702 साल बाद जब तुम्हारी 20वीं जनरेशन आएगी तो वो 15 फरवरी को 15 अगस्त में। समझ आ गई बात? क्योंकि इतने दिन का लैगिंग कब होगा, है ना? यू आर नॉट एडिंग लीप ईयर। तो ऐसे में तुमने तो नक्षत्रों के हिसाब से बोला कि भाई चांद यहाँ है, वैसा वैसा है, लेकिन अब इतने दिन की लैगिंग कब होगी? एक दिन की लैगिंग 4 साल में होती है। तो इतने दिन तुम चाहते हो ये डेट वहाँ शिफ्ट हो जाए। तुम चाहते हो सर्दियों में मैं होली मनाऊं और गर्मियों में दिवाली मनाऊं, तो ऐसा कब होगा? हो सकता है। ये होगा। अगर तुम सर ये नहीं होगा। रजाई ओढ़ के होली मनाने का मजा लेना चाहते हो, No, sir. नहीं होगा। देखो अब आगे का देखो, लिखो इस चीज को कि 1 डे विल लैग। 1 डे कितने दिन में लैग होगा? पीछे। लैग का क्या मतलब? पीछे. इन 4 years। तो 184 डेज लैग कितना होगा? 184 into 4 जरा मल्टीप्लाई करो। 4 4 क्या? 4 8 या 32, तो 33, 4 1 is 4 7, 36 years। इतने साल बाद तुम्हारी जो 15 अगस्त है वो कब पढ़ने लगेगी? 15 फरवरी। अगला सवाल है, व्हाट इज, ठीक है, द पर्पस ऑफ लॉन्चिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये मैंने कवर कर दिया, 5 पॉइंट लिखवा दिए, नोट किया आपने? Yes, sir. रिमोट सेंसिंग और सब कुछ। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग और स्पाइंग, इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, सही है, और नेविगेशन। ऑन विच पीरियोडिक फिनोमिना आर द फॉलोइंग मेजर्स आर बेस्ड। डे किस पर बेस्ड है? अर्थ के एक्सिस दैट इज रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सिस। बोलो मंथ किस पर बेस्ड है? रिवॉल्यूशन ऑफ मून। रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। अच्छा ये मुझे बताओ कि ईयर किस पर बेस्ड है? Revolution of Earth around Sun. इतना ही रखो आज के लिए।